आज हम करेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस लेसन को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि ये जो लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस लेसन में सबसे पहले फ्रांस के बारे में बताया है। आपने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, वो सारा हमने उसमें देखा था। तो आपको क्या करना है कि इसमें फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पहले थोड़ा देखना पड़ेगा कि 9th में आपने क्या किया था, उसी को इसमें आगे बढ़ाया गया है। तो इसमें क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के विषय में हमें बताया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में बताने से पहले हम सबसे पहले करेंगे ये जो चित्र इसमें दे रखा है, ये देखिए लेसन के स्टार्टिंग में हमें एक फोटो दे रखी है। उसमें क्या है, सबसे पहले तो ये फोटो, ये जो चित्र है, ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है, किसने इस चित्र को बनाया है, उनका नाम है फ्रेडरिक सारियू। और ये जो चित्र है ये क्या दर्शाता है, इस एक चित्र में उन्होंने 4 चीजें दिखाई है। कई बार कई चीजें ऐसी होती जो चित्र अपने सारे भावों को स्पष्ट कर देता है। इस चित्र में बहुत सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये जो प्रतिमा है ये आजादी के प्रतीक है। ये जो प्रतिमा है ये आजादी का प्रतीक है। ये जो बहुत सारी, ये देखिए बहुत लंबी लाइन, ये पीछे तक बिल्कुल, ये जो लंबी लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन क्या है, इस प्रतिमा के पास लाइन क्यों है, क्योंकि ये सारे विभिन्न देशों के लोग हैं और ये आजादी की मांग कर रहे हैं, आजादी प्राप्त करना चाहते हैं। और इस लाइन में जो सबसे आगे है, ये देखिए ये लोग जो सबसे आगे लाइन में है, इसका मतलब क्या है, और सबके हाथ में अपना झंडा भी है। इसका मतलब क्या है कि ये अलग अलग देशों के लोग लाइन में लगे हैं, सारे एक देश के लोग नहीं है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो उनका झंडा है, वो उनकी राष्ट्रीयता की पहचान है। तो जो इस लाइन में सबसे आगे है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको आज़ादी सबसे पहले मिली है। जो पीछे है उनको आज़ादी सबसे बाद में मिली है। तो ये जो लाइन है ये क्या दिखाती है कि ये विभिन्न देशों के लोगों की लाइन है जो आज़ादी के लिए लाइन में खड़े हैं। ये जो प्रतिमा है ये आज़ादी का प्रतीक है, ये प्रतिमा। उसके बाद ये हमें, ये देखिए इसके नीचे जो ये दिख रहा है, मलबा दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है कि जो उस समय राजा थे उनका जो राजशाही निरंकुश राजतंत्र था, राजा का जो शासन था जिसको राजतंत्र बोलते हैं। और निरंकुश क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अत्याचार करते थे जनता पर, अपनी मनमानी करते थे। तो ये जो ढेर है, मलबा है, ये इसका मतलब क्या है, राजशाही राजा के शासन का अंत हो चुका है, टूट फूट चुका है उनका शासन बिल्कुल। उसके बाद चौथा में इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये ईसा मसीह है और इसके आसपास ये सारे अप्सरा है। तो ईसा मसीह क्या है कि भगवान सब कुछ देख रहा है। दोबारा बता देती हूँ, ये जो चित्र है ये फ्रेडरिक सारियू द्वारा बनाया गया है। ये जो चित्र है ये 4 चीजों को दर्शाता है। एक प्रतिमा इसमें दिखाई गई है जो आजादी का प्रतीक है। उसके सामने बहुत सारे देशों की लाइन लगी है जो आजादी चाहते हैं। उसके नीचे ये जो ढेर है ये राजशाही का अंत है, जो राजा का शासन था उनका एक तरह से उनका अंत हो चुका है बिल्कुल, उनका ये मलबा है। और ये जो ईसा मसीह की ऊपर तस्वीर है, ये क्या दिखाते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। ये देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप के जो देश है उसमें राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है, किसी भी देश में रहने वाले लोगों में राष्ट्र की भावना, देशभक्ति की भावना, उसका जन्म कैसे हुआ वो इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। 1848 में एक फ्रांसीसी, ये देखिए जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है ये, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार आते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू, अभी मैंने नाम बताया था, जो फ्रेडरिक सारियू है ये कलाकार है क्योंकि इसने इस चित्र को बनाया है। और बनाया कब, 1848 में। इसने क्या किया कि 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, मतलब एक ही चित्र बनाया लेकिन उसमें 4 चीजें दिखाई। 4 चीजों को या 4 चित्रों को इकट्ठा करके उसने एक बना दिया। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। उसने क्या किया, उसने ये जो चित्र बनाया उसमें एक सपना, जैसे हम कुछ आगे के लिए अच्छा सोचते हैं ना कि ये हो जाए,
अब उस टाइम क्या था, लोग परेशान थे, राजा के शासन से, राजतंत्र हर जगह था। लोगों का सपना क्या था कि किसी भी तरह में बस मुक्ति मिल जाए, हम इन राजाओं का जो शासन है, जो निरंकुश शासन है, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये जो सपना जो है, ये इसको साकार रूप किसने दिया है? इस चित्रकार ने। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसका जो पहला चित्र है, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिख रहे हैं। ये जो लंबी लाइन है, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी खड़े हैं, औरतें भी है, बच्चे भी है, हर उम्र के लोग हैं, बड़े बूढ़े, नौजवान, औरतें, बच्चे, हर तरीके के लोग इसमें, हर उम्र के लोग इसमें लाइन में खड़े हैं। फिर इसमें क्या बताया है? सभी उम्र और सामाजिक, हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये जो लंबी लाइन है, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता की प्रतिमा है ये जो मूर्ति है सफेद रंग की, ये है आजादी का प्रतीक, स्वतंत्रता की मूर्ति। तो ये जो लंबी लाइन में जो ये लोग खड़े हैं, ये इससे वंदना, इससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, 9th क्लास में जो लेसन था आपका, फर्स्ट लेसन था फ्रांसीसी क्रांति, उसमें जो स्वतंत्रता थी उसको एक महिला के रूप में दिखाया गया है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं। ये जो प्रतिमा है, इनके दोनों हाथों में अलग अलग चीजें हैं। एक हाथ में तो ये मशाल लिए हुए है, और ये देखिए दूसरे में क्या है? एक हाथ में मशाल है, दूसरे में क्या है? मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र। इस प्रतिमा में एक सबसे पहली बात तो इस प्रतिमा को आजादी का प्रतीक है, ये इसको एक महिला के रूप में दिखाया गया है। इसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में है अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए, जो मैंने अभी बताया, ये जो नीचे बिखरे हुए अवशेष है, ये क्या है कि राजा का जो शासन उसका पूरी तरह से नाश हो चुका है, नष्ट हो चुके हैं। वो बचा कुचा जो अवशेष है, बची हुई चीजें इसमें दिखाई गई है। सारियों के कल्पना दृश्य में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। अब ये इतनी लंबी लाइन में जो लोग खड़े हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे? कपड़ों से और उनके जो राष्ट्रीय पोशाक है ना, जो हर राष्ट्र के अलग अलग जैसे पोशाक होती है, तो उससे हम उनको पहचानते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति में कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। इस लाइन में, ये जो लाइन है, इस लाइन में जो सबसे आगे लोग है, ये देखिए, ये जो सबसे आगे लोग है, इसका मतलब क्या है कि ये आजाद, सबसे पहले आजाद ये हुए हैं। और ये है कौन? ये है स्विट्जरलैंड और अमेरिका के लोग थे, जो सबसे पहले आजादी जिनको मिली थी। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। इसका मतलब सबसे पहले अमेरिका और स्विट्जरलैंड आजाद हुए, लाइन में सबसे आगे है। उसके पीछे जो फ्रांस है, वो उसके जो फ्रांस के लोग हैं, उनके हाथ में भी अपना देश है, उसका झंडा उनके हाथ में है, उनको उससे पहचाना जा सकता है। वो भी प्रतिमा के पास, मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि आजादी के लिए वो भी अब लाइन में आगे आ चुका है। वहां के लोगों में भी जागरूकता आ चुकी है आजादी के लिए, राजाओं के शासन को अंत करने के लिए। फिर उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं। फ्रांस के पीछे कौन है? जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। अब जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए, वे 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जिस समय ये लाइन लगी हुई है और जर्मनी के बारे में जो इसमें बताया गया है, जर्मनी के लोगों को आजादी की चाह तो थी, मतलब आजाद होना तो चाहते थे वो, लेकिन उस समय तक वो अभी हुए नहीं थे। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। अब ये देखिए, जर्मनी पहले, इसमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो आजाद हो चुकी है। फिर फ्रांस है, फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं।
फिर ऑस्ट्रिया के लोग हैं, फिर लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस। कितने देशों के लोग लाइन में लगे। ये वो देश है जो गुलाम है, राजाओं के शासन के, सम्राट के शासन के, परेशान है और अंत चाहते हैं राजशाही का। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, ऊपर स्वर्ग में, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर स्वर्ग में क्या है, ये देखिए ईसा मसीह, ऊपर जो स्वर्ग है उसमें ईसा मसीह, संत और फरिश्ते अपनी नजरें जमाए हुए वो ऊपर से देख रहे हैं, और चित्रकार ने इस उनका इस्तेमाल, जो ईसा मसीह है और जो संत और फरिश्ते हैं, उनको इसमें चित्र में क्यों बनाया है, क्योंकि वो किसके प्रतीक है, भाईचारे का, किसी में कोई झगड़ा ना हो, सब मिलकर रहे, भाईचारे का प्रतीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको रिवाइज करने के लिए। ये देखिए, ये जो चित्र है ये क्या दिखा रहा है, इस एक ही चित्र में 4 चीज़ें बताई गई है, 4 चीज़ें दिखाई गई है, मतलब 4 अलग-अलग चित्र ना बना के जो चित्रकार है उसने एक ही चित्र में बहुत सारी चीज़ें हमें बता दी है। सबसे पहला तो ये चित्र बनाया किसने है? फ्रेडरिक सार्यू ने। कब बनाया है? 1848 में। कई बार आ जाता है कि जो फ्रेडरिक सार्यू था, उन्होंने जो चित्र का निर्माण किया था उसमें कितने चित्र समाहित थे और डेट पूछते हैं, जैसे कि कब बनाया गया था, तो 1848 में। चित्रकार का नाम था फ्रेडरिक सार्यू। अब इसमें क्या-क्या दिखाया है? इसमें सबसे पहले एक प्रतिमा दिखाई जो आज़ादी का प्रतीक है। इस प्रतिमा के सामने बहुत सारे लोगों की लाइन लगी है। ये देखिए, बहुत लंबी लाइन है, और ये लाइन किन लोगों की है? ये अलग-अलग देश के लोग हैं। लाइन में क्यों खड़े हैं और इस प्रतिमा के सामने क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनको आज़ादी चाहिए। इस लाइन में जो सबसे आगे लोग हैं, वो लोग हैं जिनको आज़ादी मिल चुकी है, सबसे पहले मिली है, जैसे अमेरिका के और स्विट्ज़रलैंड के। इसके बाद इस लाइन में फ्रांस के लोग हैं जो अपने हाथ में झंडा लिए खड़े हैं। फिर जर्मनी के लोग हैं, पीछे ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, हंगरी, पोलैंड और विभिन्न देशों के लोग आज़ादी के लिए लाइन में खड़े हैं। इनके नीचे जो ये मलबा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि राजशाही, जो राजा का शासन था उसका बिल्कुल अंत हो चुका है, और बचा-कुचा जो उनका अवशेष है वो नीचे दिखाया गया है। ऊपर ईसा मसीह है और ये फरिश्ते हैं। ये ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं कि धरती पे क्या हो रहा है, और ये किसका प्रतीक है? ये भाईचारे का प्रतीक है। तो ये 4 चीज़ें इस एक चित्र में चित्रकार ने बड़े खूबसूरत ढंग से दिखाई है, और इसका दिखाने का मकसद क्या है कि उस समय यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ है, लेकिन लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं आज़ादी के लिए। बहुत सारे देशों की लाइन में खड़े हैं जो आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि इन देशों में उस समय राजशाही था, राजा का शासन था, सब बहुत परेशान थे, क्योंकि जो राजशाही था वो जो राजा थे वो निरंकुश शासन का संचालन करते थे, लोगों पे अत्याचार करते थे। लोगों को क्या था, उनको मुक्ति चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपने राष्ट्र का निर्माण ऐसे करें जिससे कि उन पे कोई भी इच्छा थोपी ना जाए। लेकिन जो राजा था वो क्या करता था, अपनी इच्छा प्रजा पे थोपता था, मनमाने टैक्स लगा देता था, तो जनता बहुत परेशान थी और वो राजशाही का अंत चाह के आज़ादी चाहते थे। तो ये सारा संघर्ष इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। उसके बाद हमारा आता है इसमें फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में आपने 9th क्लास में फर्स्ट लेसन जो 9th क्लास में हिस्ट्री की बुक में है, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। उस समय फ्रांस में 3 एस्टेट थे, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट। जो पहला एस्टेट था उसमें पादरी लोग थे, जो दूसरा एस्टेट था उसमें कुलीन वर्ग के लोग थे, जो तीसरा एस्टेट था उसमें बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे जैसे वकील हो गए और डॉक्टर, अध्यापक। उसके अलावा गरीब लोग, बाकी जो भी जनता बच गई पादरी और कुलीन वर्ग को छोड़कर, वो सारी की सारी तीसरे स्टेट में आती थी। उस समय क्या होता था, राजा का शासन था। बुर्बो राजवंश का एक शासक हुआ था लुई 16, जो वहां सम्राट बना था फ्रांस में। तो उस समय क्या होता था कि जो भी टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, वो ना तो पादरी वर्ग पे लगाया जाता था, ना कुलीन वर्ग पे लगाया जाता था। जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जिसमें गरीब लोग भी थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे, उन लोगों पे टैक्स लगाया जाता था। तो इसी चीज से गुस्सा होकर लोगों में क्रांति की भावना भड़की और लोगों ने 1789 में फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की, क्योंकि जो राजा का शासन था वो निरंकुश
शासक था, तानाशाह था राजा, उससे लोग बहुत परेशान थे, फ्रांस की जनता। तो वो सारा कुछ हमने 9th में पढ़ा था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। मैंने अभी आपको बताया जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना। तो इसका जो शुरुआत थी ना वो सबसे पहले हुई थी 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। 1789 में फ्रांस उस समय एक ऐसा राज्य था जब पूरे फ्रांस पर एक निरंकुश होता है, जिसपे कोई अंकुश ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, तो निरंकुश राजा का आधिपत्य मतलब अधिकार था। तो फ्रांस कैसा राज्य था उस समय जब फ्रांस में क्रांति हुई थी? उससे पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जहां पर राजा ही सब कुछ था, पूरे देश में राजा का अधिकार था। और फ्रांसीसी क्रांति से क्या बदलाव हुआ? फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ये जो क्रांति हुई, उस क्रांति का क्या फायदा हुआ कि जो सत्ता थी, जो शक्ति थी, वो राजा के हाथ से निकल गई और वो आ गई लोगों के पास। अब क्रांति ने ये घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, मतलब अब राजा द्वारा गठन नहीं होगा, अब राष्ट्र का गठन होगा लोगों के द्वारा, और वही उसके नियम कानून बनाएंगे। जबकि पहले क्या होता था, फ्रांस में राजशाही थी, राजा का शासन था, वही सब कुछ होता था, उसी के नियम कानून बनाए जाते थे, उसी के जनता को उसी की बात माननी पड़ती थी। तो जो क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस में बहुत बदलाव आया। और कैसा बदलाव आया? राजनीतिक और संवैधानिक। अब जो शक्ति थी वो राजा के हाथ से निकल गई और आ गई आम लोगों के हाथ में। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। शुरू में फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। अब देखिए, अब ये इसमें से एक क्वेश्चन क्या बनता है कि फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा फ्रांस में ऐसे कौन से कदम उठाए गए जिनसे लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। कई बार क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए गए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा की गई। तो इसमें ये सारा आपका पूरा पैराग्राफ आंसर में आ जाएगा। देखो उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पे बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। मतलब एक ऐसा संविधान बना फ्रांस में जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त है। ऐसे नहीं कि किसी को बहुत ज्यादा अधिकार मिले, किसी को कुछ भी अधिकार नहीं मिला, सबको बराबर अधिकार मिले थे। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब फ्रांस का संविधान बना तो उन्होंने अपना खुद का एक अलग ध्वज बनाया, राष्ट्रीय ध्वज, झंडा, राष्ट्रीय ध्वज की अपना अपना खुद का उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज बनाया। एस्टेट जनरल का जो चुनाव था, अब क्या होता था, जो एस्टेट जनरल थे वहां पर, वो जो पद था उसका चुनाव, इसका इलेक्शन कैसे होता था? सक्रिय नागरिक, वहां पे सक्रिय नागरिक किसको बोलते थे फ्रांस में? एक तो पुरुष और एक जिनके पास जो टैक्स देते थे, जो टैक्स देते थे और जो पुरुष होते थे वो सक्रिय नागरिक थे और उनको ही वोट देने का अधिकार था। सक्रिय नागरिक कौन थे? जो टैक्स देते थे और जो पुरुष होते थे उनको ही वोट देने का अधिकार था फ्रांस में। तो जो एस्टेट जनरल का चुनाव था वो सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल के क्या कर दिया? नेशनल असेंबली। जो एस्टेट जनरल था उसका नाम बदल कर दिया नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? सक्रिय नागरिकों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा और जिनको जो टैक्स देते थे। नई स्तुतियां रची गई। फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ? नई किताबें लिखी गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। और ये सब किस पे हुआ? एक राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। पहले क्या था? फ्रांस है जैसे भारत है, भारत में बहुत सारे राज्य है। तो उस समय क्या था? फ्रांस में बहुत सारे राज्य थे और हर राज्य की जो शासन प्रणाली थी वो अलग अलग थी, क्योंकि फ्रांस टुकड़ों में बटा हुआ था।
अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद सबसे अच्छा काम क्या हुआ कि पूरे देश के लिए एक व्यवस्था लागू की गई जिसको नाम दिया गया केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। पूरे देश के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था होगी। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य के लिए अलग-अलग कानून होगा। पूरे देश के लिए क्या होगा? एक कानून होगा। जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान और सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि सभी नागरिकों को जो भी देश में रहने वाले नागरिक थे सबके लिए समान कानून बने। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। आंतरिक आयात-निर्यात शुल्क जो टैक्स था जो पहले तीसरे स्टेट से फ्रांस में लिया जाता था वो बिल्कुल खत्म कर दिया। भार और नापने की पहले भार और नापने की क्या होता था? जो नापने की प्रणाली है वो अलग-अलग होती थी। हर स्टेट में अलग-अलग होती थी। अब क्या कर दिया पूरे देश में एक होगी। और जो फ्रेंच भाषा थी वो फ्रांस की क्या बन गई साझा भाषा। मतलब पूरे फ्रांस में जो भाषा बोली जाने लगी वो हो गई फ्रेंच। दोबारा बता देती हूँ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय फ्रांस में पूरे पूरे फ्रांस में एक निरंकुश राजा का अधिकार था, आधिपत्य था। और उसके बाद क्या हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद? जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव था वो सबसे ज़्यादा हुआ। अब जो शक्ति थी, वो सत्ता थी जो वो राजा के हाथ से निकल गई और लोगों के हाथ में आ गई। अब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या काम किया? सबसे पहले तो एक ऐसा संविधान बना जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त थे। फ्रांस का अपना खुद का झंडा बनाया गया। जो एस्टेट जनरल था उसका नाम बदल दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। और नेशनल असेंबली के सदस्यों को कौन चुनता था? जो सक्रिय नागरिक होते थे। और सक्रिय नागरिक कौन होते थे? जो वोट डालते थे। और उसके लिए क्या शर्त थी? एक तो वो पुरुष होंगे उस समय और दूसरा वो टैक्स देते होंगे। जो कर देगा उसको सक्रिय नागरिक माना जाएगा। नई स्तुतियाँ, नई किताबें लिखी गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। मतलब लोगों में कुल मिला के एक राष्ट्र की भावना का प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ। अब वो जो फ्रांस था वो टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था, वहाँ कोई राजा नहीं था। वहाँ पे जो भी काम होता था वो जनता की सलाह से होता था। और लोगों में देशभक्ति की भावना आई, अपना खुद का राष्ट्रीय ध्वज बनाया। पहले फ्रांस में बहुत सारे राज्य होते थे, हर राज्य के अलग-अलग कानून थे। हर राज्य में जो नाप और तोल का जो इकाई थी वो भी अलग-अलग थी। अब हुआ क्या कि पूरे देश में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए। और उन कानूनों को कैसे बनाया गया कि वो एक देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो सबको समान रूप से मिलेंगे, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। टैक्स पूरा खत्म कर दिया जो सारे झगड़े की जड़ था। क्योंकि टैक्स जो तीसरे स्टेट के लोग थे वहाँ उनसे बहुत टैक्स लिया जाता था। इसी से गुस्सा भड़का था लोगों का और उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। वो सारा कुछ खत्म कर दिया गया। और जो फ्रेंच थी वो वहाँ की मेन जो भाषा है वो घोषित कर दी गई। अब ये देखिए पहले फ्रांस में कौन आया? लुई 16वां, जो कौन से राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था, राजा था वहाँ का लुई 16वां। फ्रांस का राजा था लुई 16वां। फिर आया था नेपोलियन। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फिर आया हमारा राजा, इसमें फ्रांस में कौन आया? नेपोलियन आया। और उसने क्या किया? 1804 की जो नागरिक संहिता है उसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो 1804 की नागरिक संहिता है उसको किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। इसने क्या किया कि जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार, मतलब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, जो ये परंपरा चली आ रही थी, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया। किसने खत्म करा? 1804 की नागरिक संहिता ने, जिसको नेपोलियन, जो राजा बना था नेपोलियन, उसने इसकी शुरुआत की थी कि जो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार राजाओं को मिले हुए थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी की, कानून के सामने सब बराबर होंगे। और जो संपत्ति का अधिकार उसको सुरक्षित बनाया। इस संहिता को, इस कानून को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में, मतलब फ्रांस के अंदर जो और भी क्षेत्र थे उनमें भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। इन देशों में भी इसने क्या किया?
जो प्रशासनिक शासन को चलाने से संबंधित जो अ, विभाजन था उसको आसान कर दिया। जो सामंती व्यवस्था थी, कुछ लोगों का ज़मींदारों का भूमि पे अधिकार होता था, उसको ख़त्म कर दिया और जो किसान थे उनको टैक्स से जो कर वो देते थे उससे मुक्ति दिलाई। तो इसमें हमने क्या देखा, इस लेसन में सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ, दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मतलब यूरोप के जो देश हैं, उनमें देशभक्ति की भावना का जन्म कैसे हुआ? पहले ये चित्र देखो, ये फ्रेडरिक सारियो ने बनाया है 1848 में। 4 चित्रों को इसमें मिलाया गया है एक ही चित्र में। इस चित्र को देख के हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, जैसे ये जो प्रतिमा है, आज़ादी का प्रतीक है और इसके सामने बहुत लंबी लाइन लगी है। ये लाइन में जो लोग हैं, ये विभिन्न देशों के लोग हैं। इसकी पहचान देखो, सबकी पोशाक अलग-अलग है, क्योंकि हर देश की अलग पोशाक मतलब संस्कृति अलग होती है, तो पोशाक भी अलग ही होगी। तो इनके हर ज़्यादातर के हाथ में अपना राष्ट्रीय ध्वज है। अब ये देखिए, अगर हमारे देश का झंडा होता है तो हम उसको पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही हर देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथ में है। 4 चित्र हैं, पहले बता देती हूँ इसमें क्या है। पहले तो ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है, मूर्ति है और ये मूर्ति एक महिला के रूप में है। ये मलबा जो दिख रहा है ये क्या है? ये जो उस समय राजा थे, राजाओं का अंत हो चुका है पूरे तरीके से, उनके बचे-कुचे अवशेष हैं, बची-कुची चीज़ें हैं। फिर ये जो बहुत लंबी लाइन दिख रही है, ये उन लोगों की है जो देश आज़ादी के लिए लाइन में खड़े कि हमें आज़ादी चाहिए। और इस लाइन में जो सबसे आगे है उनको आज़ादी सबसे पहले मिली है, जैसे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड। बाद में इस लाइन में आगे फ्रांस है, फिर जर्मनी है, फिर पोलैंड है और बहुत सारे देश हैं। ऊपर जो आसमान में दिख रहा है हमें, ईसा मसीह है और ये बहुत सारे फरिश्ते हैं। ये सब किसके प्रतीक है? भाईचारे का प्रतीक है। तो इस ये चित्र हमें क्या दिखा रहा है कि उस समय बहुत सारे देश आज़ादी चाहते थे। उन देशों में जो शासन था वो उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि राजशाही थी, राजा का शासन था। राजा तानाशाह था उस समय, जनता परेशान थी, वो मनमाने तरीके से शासन चलाता था। इसलिए आज़ादी का प्रतीक है ये। ये जो प्रतिमा है ये आज़ादी का प्रतीक है और ये लोग उसके आज़ादी माँगने के लिए खड़े हैं। ये जो ये दिखा रखे हैं अवशेष, इसका मतलब क्या है कि इन उस समय क्या हुआ है, जो राजाओं का शासन था उसका पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है, अंत हो चुका है। ये बची कोई चीज़ है, इसका प्रतीक है। तो पहले हमने इस चित्र के बारे में देखा, फिर हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? 1789 में। क्रांति होने के बाद क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई और फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ? समाज में, मतलब फ्रांस में बहुत सारे राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। राजनीतिक मतलब संविधान से शासन से संबंधित और संवैधानिक मतलब संविधान से संबंधित। तो क्या बदलाव हुए? पहले जो राजा के हाथ में शक्ति थी, अब वो लोगों के पास आ गई। अब राजा के शासन का अंत हो गया और लोगों ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने फ्रांस को आज़ादी दिलाने में जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है, जो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, उसमें जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था, उन्होंने क्या-क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहले लोगों में एकता के विचार पे बल दिया कि लोगों में ये भावना है कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। पूरे देश का एक झंडा बनाया गया। स्टेट जनरल का नाम बदल दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। नेशनल मतलब राष्ट्र, पूरे देश की एक असेंबली होगी। पहले वो स्टेट जनरल थी। स्टेट जो बटे 3 स्टेट जो थे उसके आधार पे उसका नाम था। उसको पूरे देश के आधार पर उसका नाम रख दिया और उसका चुनाव सक्रिय नागरिक करेंगे, जो सक्रिय नागरिक जो पुरुष थे और जो टैक्स देते थे। फिर अपनी आज़ादी के बाद, क्रांति के बाद जब फ्रांस का संविधान बना, उनकी अपनी पहले क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के से पहले सेंसरशिप था, मतलब कोई भी किताबें अपनी मर्जी से लिख नहीं सकता, कोई अपना संगठन नहीं बना सकता, हर चीज़ पे प्रतिबंध था, मीडिया आज़ादी नहीं थी, संचार साधनों पर भी राजा का ही नियंत्रण था। जैसे ही फ्रांस में क्रांति के बाद की जो परिस्थिति बनी उसमें क्या हुआ, खुद किताबें लिखी गई, पाबंदियाँ हटा ली गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। मतलब जैसे हर राष्ट्र के अपने कुछ
उस राष्ट्र से संबंधित कुछ किताबें होती है जो उन राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने वाले जो काम होते हैं, वो सारे काम इस क्रांति के बाद किए गए। पहले फ्रांस बहुत सारे राज्यों में बँटा हुआ था, हर राज्य के अलग कानून थे। अब क्या हुआ, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। जो कानून वो बनाएगी, वो पूरे देश पे रहने वाले सभी नागरिकों पर और समान रूप से लागू होंगे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। टैक्स जो सबसे ज़्यादा लगाया जाता था उस समय राजा के द्वारा, वो खत्म कर दिया और जो फ्रेंच थी वो वहाँ की भाषा हो गई मेन। अब पहले राजा जो था वो लुई 16वां था और वो कौन से राजवंश का था? बुर्गो राजवंश का था। अब नेपोलियन आया और उसने कई सारे सुधार किए व्यवस्था से संबंधित। पहला तो उसने क्या सुधार किया कि जन्म आधारित जो विशेष अधिकार थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, इसको खत्म कर दिया। कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये वाला कानून इसने इस पे बल दिया। और जो सामंती व्यवस्था थी कि जो ज़मीन थी उसमें कुछ लोगों का ही अधिकार जो होता था उसको ख़त्म कर दिया और जो किसान जो बेचारे बहुत ज़्यादा कर्ज़ चुकाते थे, उनको भी इससे मुक्ति दिला दी। तो ये था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस लेसन का फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है आपका। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करिए वीडियो को, जिससे आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी, जो भी मैं अपलोड करूँगी, उसका नोटिफ़िकेशन आप तक आ जाएगा।